अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। आज हमारा इंग्लिश ऐसे का फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हम लोग क्या क्या कुछ पढ़ चुके हैं जरा देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग जो है वो इंट्रो पढ़ चुके हैं कि ऐसे का इंट्रोडक्शन क्या है, आपने कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, और उसमें टाइम मैनेजमेंट आप किस तरह से करेंगे। सेकेंडली हमने क्या पढ़ा था, ऐसे की आउटलाइन बनाना है। तो ये अगर आउटलाइन आप लोगों ने किसी ने जो है वो नहीं सीखी है तो हमारा ये जो आउटलाइन वाला लेक्चर है ये चेक कर लें, इसमें आपको जो है वो ऐसे की आउटलाइंस मिल जाएंगी। इसके अलावा हमें थीम्स के लिए जो है वो बहुत सारे बच्चों की तरफ से जो है वो रिक्वेस्ट आई थी कि थीम्स जो है वो हमें लाजमी बताएं। तो इसके लिए हमने 15 थीम्स जो है उसके ऊपर भी एक लेक्चर बनाया हुआ है और वो वीडियो आपके पास अपलोडेड है। यू कैन वॉच इट फ्रॉम आवर प्लेलिस्ट। तो आज जो है वो इस सीरीज का फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम आपके बहुत सारे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम आज एड्रेस करें। तो इससे पहले अगर जो बच्चे जो है वो हमारा सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो इस नंबर पे एडमिन से राब्ता कर लें। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो हमारे साथ कांटेक्ट कर रहे थे, तो ये नंबर जो है वो हमने यहाँ पे एडमिन को जो है वो अरेंज कर लिया। तो ये नंबर पे आप उनसे राब्ता कर सकते हैं, जो भी आपकी क्यूरीज हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी यहाँ। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4। और इसके अंदर जो है वो सारी की सारी वो चीजें हैं जो आपने कमेंट्स में या हमारे इनबॉक्स में या व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो पूछे हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि लेंथ ऑफ दी ऐसे क्या होनी चाहिए। जो बच्चे सीएसएस कर रहे हैं तो उनके लिए है कि 2500 से 3000 वर्ड्स का ऐसे जो है वो होना चाहिए। देखिए, लेकिन इसमें आपने एक चीज का ख्याल करना है कि मैं आपको ये नहीं कहता कि आप 3000 या 3000 को क्रॉस करें लाजमी। अगर आप जो है वो लोअर लिमिट में भी हैं और आपने एक अच्छा ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये भी सफिशिएंट। इसी तरह से पीएमएस में चूंकि आपके पास टाइम जो है वो 2 आवर्स का होता है, तो आप 1800, 1500, 1600 वर्ड का जो ऐसे है वो भी लिख लें तो दैट वुड बी सफिशिएंट। और 2000 से ऊपर नहीं जाना, ज्यादा बड़ा ऐसे नहीं लिखना। हाँ, उसको क्वालिटी वाइज जो है वो आप बेहतर कर लें। और इसके अलावा जो है वन पेपर ऐसे की अगर आप बात करें तो 1500 वर्ड का ऐसे जो है वो आपके लिए सफर, 1500 से 1800 वर्ड, ठीक है। तो इसमें भी जो है वो आपको मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप बेशक लोअर लिमिट जो है उसको आप टच करें, लेकिन आपके ऐसे की जो क्वालिटी है वो बेहतर होनी चाहिए। कोर्स जो है जहां जहां जरूरत है उसकी वो ऐड करें, ईडीएम्स ऐड करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड करें, स्टैट्स ऐड करें। ये सारी की सारी जो चीजें हैं या इंटरनेशनल एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स हैं उसका इस बीच में हवाला दें। ये सारी वो चीजें हैं जो आपके ऐसे की वैल्यू को बढ़ा देती हैं, आपकी ऐसे में वैल्यू एडिशन कर देती हैं, ठीक है। तो जो बच्चा जो है वो ज्यादा एफर्ट करेगा, थोड़ा हट के लिखेगा, ठीक है, सिर्फ वो चीजें जो कि हमारी तरफ से या किसी और मेंटोर की तरफ से जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है उससे हट के भी उसके अंदर चीजें ऐड करने की कोशिश करें, अपने ऐसे को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आप इसको डिस्टिंग्विश करेंगे, देखिए एक चीज जो है वो ज़हन में रखिएगा, कुछ बच्चे जो है वो ऐसे को इस तरह से लिख रहे हैं कि जैसे जस्ट उनको जो है वो लेंथ को देखते हुए किसी ने मार्क्स दे दे। तो बच्चे ऐसे नहीं है कि आपने पेजेस लिखे हुए हैं तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे, 5 पेजेस लिखे हैं तो 25 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं है। ये शायद किसी एग्जाम में होता होगा, किसी कॉलेज वगैरह के अंदर शायद चल जाता होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सीएसएस का ऐसे है या पीएमएस का ऐसे है या स्पेशली जो वन पेपर का ऐसे है, यहाँ पर हरगिज ऐसा नहीं होता। आपकी एक एक लाइन पढ़ी जाएगी, आपके एक एक ग्रामर और स्पेल की मिस्टेक्स जो है उसको हाईलाइट किया जाएगा। और इसमें ना सिर्फ जो है वो आपकी इंग्लिश देखी जाएगी बल्कि आपका एक्सप्रेशन भी देखा जाएगा, आपका ओपिनियन बिल्डिंग भी देखा जाएगी, आपके आर्गुमेंट्स को भी देखा जाएगा। तो इस लिहाज से आपने ये देखना है कि ऐसे जो है वो ऐसा हो जो कि रीडेबल हो, दोबारा कोई पढ़ भी, ऐसा ना हो कि आप खुद भी पढ़े और शर्मिंदा हो जाए कि ये मैंने क्या लिख दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है कि कुछ ऐसे बच्चे जिनकी सेंटेंस मेकिंग वगैरह ठीक है, यानी कि बेहतर सेंटेंस वगैरह बना सकते हैं, वो आगे फर्दर क्या करें, उसको इम्प्रूव कैसे करें। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना है, ठीक है। जितनी ज्यादा आप रीडिंग इम्प्रूव करेंगे और अच्छे सोर्सेज को पढ़ेंगे, उतनी ही ज्यादा जो है वो आपकी ऐसे राइटिंग जो है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी जो है वो पॉलिश होती चली जाएगी। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आप जो है वो डॉन को कंसीडर करें। इसके लिए आप जो है वो रिसर्च आर्टिकल्स जो है वो देख सही है। रिसर्च आर्टिकल्स के बारे में जो है वो आपने बड़ा जो स्पेसिफिक रहना है कि आपने ऐसे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने जिसमें आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो, बल्कि ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने जिसमें टू द पॉइंट लिखा हो और अच्छी इंग्लिश इस्तेमाल की गई हो। तो जहां पर आपको लगे कि ये अच्छी इंग्लिश नहीं है, यहाँ पर जो है वो आपको कोई कोई काम की चीज नहीं मिल रही है, तो बेशक उसको स्टार्ट में छोड़ दें, अदरवाइज उसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा अच्छे सोर्सेज का जो है वो आपने इंतखाब करना है। इसके अलावा क्या करना है जी, कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स विद रेफरेंसेस। जो भी आप स्टैट्स इसके अंदर ऐड करते हैं उसके साथ उसका रेफरेंस लाजमी होना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो 24 करोड़ है, तो आप इसके साथ जो है वो 2023 का सेंसिस, इसका आप क्या करेंगे, रेफरेंस 2023 के सेंसिस का आप साथ रेफरेंस। खैर मैं इसको जरा दोबारा थोड़ा क्लियर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये बताते हैं कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो 24 करोड़ है, तो आप इसके साथ क्या करेंगे, यानी कि मर्दमशुमारी 2023, इसका इस तरह से रेफरेंस भी देंगे। अगर आप इसका ये रेफरेंस देते हैं,
तो आप जो राइटिंग है उसके अंदर एक वैल्यू एडिशन हो जाएगी, उसमें देखने वाले को ये पता लगेगा कि ये अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा है या सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि इसने बकायदा जो है उसको पता है कि सेंसेस जो है वो कब कब हुए हैं और ये कितने सेंसेस हैं। और इसके अलावा जो है वो इसको इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं, इस तरह के जो स्टैट्स हैं, उनको उनके साथ इसका जो है वो लगाव है, यानी पढ़ने लिखने का शौकीन है। तो कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स विद रेफरेंसेस, ठीक है। कोड्स और ईडीएम जो है वो आपने यूज करने हैं और करेक्ट ईडीएम यूज करना है। ऐसा नहीं करना कि पता लगे कि ईडीएम जो है वो वहां पर चिपकाया गया है। ईडीएम जो है वो वहां पर आपने इस तरह से लगाना है कि ये लगे कि ये इसकी जरूरत थी, आप इसके बगैर ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं था। इंक्रीज योर इंग्लिश रीडिंग, आप अपनी इंग्लिश रीडिंग को जितना इंक्रीज कर सकते हैं उतना इंक्रीज करें, ठीक है। और राइट करें कंसिस्टेंटली, डेली बेस पे लिखें, आप डेली बेस पे लिखें। अपनी जो राइटिंग्स है वो किसी को चेक करवाएं और उसकी बेस पे जो है वो उसको दोबारा इंप्रूव करें और इंप्रूव करते चले जाएं। सिर्फ यही एक तरीका है आपके ऐसे राइटिंग को बेहतर करने का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी सेंटेंस मेकिंग में बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बच्चों, ऐसे बच्चों के लिए जो है वो ये है कि आप स्टार्ट में कुछ दो चार ऐसे जो है उनको याद करें, ठीक है, स्टार्ट में। लेकिन इसको अपनी हैबिट नहीं बनाना, दो चार ऐसे को याद करेंगे, उससे आपको ये होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, ऐसे जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन को कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो थीसिस स्टेटमेंट को कैसे इंकलकेट करते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपको, आप क्या होगा कि आप बार बार जब उसको रीड करेंगे, ठीक है, एक दो ऐसे अगर क्रैम भी करने पड़ते हैं तो कोई मसला नहीं है, बट डोंट मेक इट हैबिट। ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ जो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपकी जो है वो तैयारी के लिए, लेकिन आपने हरगिज इसको हैबिट नहीं बनाना। मैं आपको हरगिज ये जो है वो एडवाइज नहीं करूंगा कि आप सारे के सारे ऐसे जो है वो याद करके चले जाएं, बल्कि मैं आपको ये कहता हूँ कि आप ऐसे क्राफ्ट करने का जो फन है वो इंक्रीज योर इंग्लिश लैंग्वेज रीडिंग, रीडिंग से अपनी इसको इंप्रूव करें। नॉन एडिटोरियल्स हैं, इंग्लिश ऐसे की जो रिकमेंडेड बुक्स है उनको देखें, और उसके अलावा जो है वो रिसर्च को पढ़ें, ठीक है। जो रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह अभी जो हो रही है, रिसर्च रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह आ रहे हैं जिस भी इशू के ऊपर, फॉर एग्जांपल आप एनर्जी क्राइसिस के ऊपर बात करें तो एनर्जी क्राइसिस में आपको बेशुमार आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लिखे हुए हैं, या इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो उसको पढ़ें, बिकॉज एक जो रिसर्च आर्टिकल होता है उसमें लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड है उनकी वो बहुत अच्छी थी, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो बड़े एक्यूरेट होते हैं। बिकॉज उसकी वजह ये है कि रिव्यूअर्स ने उनको बार बार रिव्यू किया होता है और उसमें एक एक जो है वो सेंटेंस की जो नोक पलक है उसको संवारा होता है। तो वहां पर आपको जो है बहुत अच्छा सोर्स मिल सकता है। सेंटेंस मेकिंग जो है उसके ऊपर फोकस करें। देखिए, जब आप दो चार ऐसे जो है वो उसको अच्छी तरह से क्रैम कर लेंगे, याद कर लेंगे, फिर आपकी सेंटेंस मेकिंग बेहतर हो जाएगी। फोकस आपका ये होना चाहिए कि आपने आपने डिपेंडेंट नहीं होना क्रैमिंग के ऊपर, बल्कि आपने क्या करना है, खुद से सेल्फ राइटिंग सीखनी है। और ये सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए है जिनको सेंटेंस भी बनाना नहीं आता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं और जिनकी सेंटेंस मेकिंग के अंदर बहुत सीरियस इश्यूज हैं। तो सिर्फ उन बच्चों के लिए है ये कि वो शुरू में कुछ ऐसे जो है वो याद करें, ठीक है। अच्छा, उन बच्चों के लिए एक और भी जो है वो टिप है, वो ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जब आपने रीड करना है चीज को, किसी भी रीड चीज को, तो आप लाउडली रीड करें, रीड अलाउड, ठीक है। और आपके इर्द गिर्द जो है वो कोई कोई किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, मोबाइल नहीं चल रहा होना चाहिए, आपका टीवी नहीं चल रहा हो, ठीक है, किसी किस्म का कोई शोर ना हो, जो आप पढ़ रहे हैं वो आप सुन भी रहे हो, ठीक है। इससे आपकी सेंटेंस मेकिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। इससे जब आप सेंटेंस बनाने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका ब्रेन आपको जो है वो एडवाइस देगा, आपका ब्रेन आपको जो है वो टिप्स देगा कि आप इसको फर्दर जो है वो ऐसे कर, सही है। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। ऐसे तमाम बच्चे, और खास तौर पे वो लोग भी जो कि सेंटेंस मेकिंग जिनकी अच्छी है, वो भी कोशिश करें कि रीड अलाउड करें, ठीक है, वो ऊंची आवाज के अंदर रीड करें। उससे जो है वो आपकी जो रीडिंग है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। यानी कि आपको जो हेल्प चाहिए अपनी राइटिंग के अंदर, के आपको जो अल्फाज हैं वो, आपका ब्रेन खाली हो जाता है और आपको अल्फाज समझ में नहीं आते। अगर ये इस मसले के साथ आप जो है वो सफर कर रहे हैं, या फिर आप सेंटेंस मेकिंग के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये दोनों ही मसले आपके यहाँ से हल हो सकते हैं, ठीक है। और इसका जो है वो एक मैजिकल इफेक्ट है। जब आप इसको ट्राई करेंगे फिर आप मुझे बताइएगा, लेकिन ये एक दिन में ओवरनाइट नहीं होगा, ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, दो चार पाँच 10 दिन करेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा। देन इसके बाद आ जाता है कि स्पेल मिस्टेक्स। ये बहुत सारे बच्चे जो है वो स्पेल मिस्टेक्स कर रहे हैं और बार बार हमें पूछ रहे हैं कि सर इसको कैसे ओवरकम करें, प्लीज हमें बताएं। तो सबसे पहले है जी कि अपने ऐसे को खुद ही प्रूफ रीड करें, ठीक है, पहले पढ़ें ऐसे को, और स्पेलिंग और जो मिस्टेक्स हैं उसको आइडेंटिफाई करें। जो मुश्किल वर्ड्स हैं जो आपको लगता है कि यहाँ पे आपने मिस्टेक की होगी, उनको गूगल से चेक कर लें। अब तो देखिए, आपको डिक्शनरी कैरी करने की जरूरत नहीं है, गूगल से आप जो है वो 1 सेकंड में चेक कर सकते हैं। तो पहला काम तो ये करें।
अपनी आईज को ट्रेन करे कि वो करेक्ट स्पेलिंग को देखते ही आइडेंटिफाई कर जाए, ठीक है, कि ये करेक्ट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे गूगल लिखा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा तो मेरी आईज को फौरी पता लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है, ये मैंने कुछ गलत लिखा है। तो आपकी आईज जो है वो इतनी ट्रेंड होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप लफ्ज को पढ़ने की बजाय लफ्ज की जो शक्ल है वो देख के आपको पता लग जाए कि हाँ इसमें कोई ना कोई ठीक है। तो और ये कब होगा जी, जब ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करेंगे और माइंडफुल रीडिंग करेंगे, सोच के अपनी तवज्जो के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ। माइंडलेस रीडिंग नहीं होनी चाहिए कि आपका दिमाग कहीं और है और आप रीडिंग कर रहे हैं, ऐसी रीडिंग का आपको किसी किस्म का कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके बाद है जी, ज्यादा से ज्यादा रीड करें, ज्यादा से ज्यादा राइट करें और ज्यादा से ज्यादा रिव्यू करें। इससे आप ज्यादा रीड करने से जो है वो आपके नए नए वर्ड्स आपकी आपकी वोकैबुलरी में शामिल होंगे। ज्यादा राइट करने से जो है ये वो वर्ड्स जो है वो आपकी वोकैबुलरी के अंदर मजीद स्ट्रांग हो जाएंगे। और रिव्यू करने से जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो हाईलाइट होंगी। जब मिस्टेक्स आपके सामने आएंगी तो फिर आप उसको एक्यूरेट या उसको कवर भी कर लेंगे। उसके बाद देखें, कीप अ नोटबुक। ये बड़ा जो है वो हम एडवाइस करते होते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि अपने पास एक नोटबुक कैरी करें और उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसमें वो सारे लिखते जाएं और उनके स्पेल जो है वो साथ याद, और वक्तन फोक्तन 2-3 दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद जो है उसको रिवाइज कर लिया करें। इसका आपको फायदा एक तो ये होगा कि आपके जो मुश्किल वोकैबुलरी है वो याद होती चली जाएगी आपको, ठीक है। और उसके अलावा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि आपको उनके स्पेलिंग भी याद हो जाएंगे। जो रूटीन के वर्ड हैं उनके स्पेलिंग्स में आपको इतना ऐसा इशू नहीं होता। आपको इशू वहां पे होता है ऐसे वर्ड्स में जो कि आप आम तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो ये जो नोटबुक है ये आपको बड़ा हेल्प करेगी। तो आपके पास एक नोटबुक लाजमी होनी चाहिए और जिसको आप इस्तेमाल भी करें। अच्छा, आप कुछ बच्चों को हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया उसके बाद कुछ बच्चों ने कहा कि सर हम थीम्स तो हमें पता लग गए, अब हमें ये बताएं कि क्या इनके ऊपर, सबके ऊपर अलग अलग ऐसे हमने याद करने हैं, तो कैसे इससे आगे क्या कर। तो बच्चों इसमें आपने करना ये है, फॉर एग्जांपल ये पहला ऐसे है, ठीक है, क्राइसिस और फेलियर्स ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान। तो इसमें देखिए, इसमें 2-3 चीजें होंगी। इस ऐसे के अंदर आपको जो है, एक तो आपको पता लगेगा कि गवर्नेंस क्या हो, ठीक है। दूसरा आपको ये पता लगेगा कि गवर्नेंस के क्राइस, ठीक है। तीसरा आपको पता लगेगा कि इसकी रेमेडीज क्या है। तो इसके अलावा इसके आपको स्टैट्स वगैरह आप इकट्ठे करेंगे, फैक्ट्स इकट्ठे करेंगे, फिगर्स, तो ये सारी चीजें आपकी क्या होगी, ये प्रिपेयर होगी पहले ऐसे। अब आप दूसरे ऐसे में आ जाए, गुड गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए गुड गवर्नेंस तो आ गई यहाँ पर, पहले आप कर चुके हैं, ठीक है, कि ये गवर्नेंस क्या होती है और गुड गवर्नेंस क्या होती है, वो यहाँ पर आपकी प्रिपेयर हो। अब आपने क्या करना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सिर्फ पढ़ेंगे। यहाँ दूसरे में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को पढ़ लिया और उसको आप इसके साथ जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कनेक्ट करते चले। इसके बाद आपने, इसका मतलब है कि आपका दूसरा ऐसे भी प्रिपेयर हो गया। पढ़ा क्या आपने, सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को पढ़ा, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो क्या है यहाँ पर, उसका पर्पस क्या है। तो जैसे आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को पढ़ेंगे तो वहां पे आपका साथ में उसका कनेक्शन भी बिल्ड होता चला जाएगा। आइडियल मॉडल फॉर गवर्नेंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में गवर्नेंस का आइडियल मॉडल क्या है, देखिए इसमें आपने गुड गवर्नेंस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। गवर्नेंस के क्राइसिस, आइडियल मॉडल तो आप उसी वक्त देखते हैं ना कि जब कोई क्राइसिस है, जब क्राइसिस नहीं है तो फिर आइडियल मॉडल आपने क्यों ढूंढना। तो क्राइसिस जो है वो भी आपने पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। और उसमें जो आइडियल मॉडल होगा वो इसी तरह से रेमेडी से मिलता जुलता होगा, ठीक है, या उसका आउटकम होगा, तो वो भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे लीस्ट एफर्ट करके आपको ये तीसरा ऐसे भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अब गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी है बच्चों, जेन में रखिएगा, ये जो गवर्नेंस है इसके सारे डायमेंशन आप कवर कर चुके हैं, ठीक है। आपने गुड गवर्नेंस को देख लिया, आपने क्राइसिस को देख लिया, आपने उसकी रेमेडीज देख ली, आपने उसके स्टैट्स और फैक्ट एंड फिगर जो है वो अपने पास सारे तैयार कर लिए हैं पहले ऐसे के अंदर ही। अब आप क्या करेंगे, अब आप सिर्फ ये करेंगे कि पब्लिक पॉलिसी को प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ से जब आप ये प्रिपेयर करेंगे तो आपको खुद ब खुद जो है वो कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। आपको इसके साथ कनेक्शन बिल्ड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा कि गवर्नेंस ये है, इसका इसका पब्लिक पॉलिसी के साथ ये रिलेशन। उसके बाद है जी सर्विस डिलीवरी इश्यूज इन पब्लिक सेक्टर इन पाकिस्तान। यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है कि सर्विस डिलीवरी इश्यूज जो है उनको देखना है, प्लस आपने देखना है कि आपके ऐसे के अंदर जो है वो कोई हट के कोई चीज है, कोई रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, उसको नोट कर लें, ठीक है। कोई किसी की कोटेशन दी गई है उसको जो है वो नोट कर लें। कायद आजम की कोटेशन बाज बात आ जाती है, या किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की कोई कोटेशन आ जाती है, या किसी और मोटिवेशनल स्पीकर की कोई कोटेशन है तो उसको जो है वो, या किसी और फिलोसफर वगैरह का कोई कॉल है उसको बीच में ऐड कर लें। तो इस तरह से आपका ये सर्विस डिलीवरी को सिर्फ प्रिपेयर करने से आपका सारे का सारा ऐसे जो है वो हो गया। इसके बाद देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए गुड गवर्नेंस के जो इम्पैक्ट्स हैं वो आप पहले पढ़िए, गुड गवर्नेंस होती क्या है, उसका क्या फायदा होता है, ये सारा कुछ आप पढ़। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मकसद देखना है कि ये होती क्या है, ठीक है। जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पढ़ेंगे तो आपको फौरी तौर पे क्लियर हो जाएगा कि इसका गुड गवर्नेंस के साथ क्या था, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस होगी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो इसका मतलब ये है
कि जब आपने थीम को प्रिपेयर करना है तो आपने जो पहला ऐसे है उसको अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है, और उसके बाद जो उससे रिलेटेड जो बाकी ऐसे हैं उनके अंदर आपको लीस्ट एफर्ट करनी पड़ेगी। तो कोशिश करें जो पहले ऐसे आप प्रिपेयर करें वो ऐसे होना चाहिए जो यूनिवर्सल नेचर का हो, उसमें मैक्सिमम चीजें कवर हो रही हो। तो उसमें आप क्या होगा कि आपके एक ऐसे में सारे ऐसे कवर हो, और बाकी जो जो ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं उनको आप दोबारा प्रिपेयर करने की बार बार जरूरत नहीं है। और जो ओवरलैपिंग नहीं है, जो जो न्यू है, जो नॉवल है हर ऐसे के अंदर, उसको जो है वो आप पढ़ते चले जाएं। आपके ऐसे प्रिपेयर हो गए तो इस तरह से आप थोड़ी सी एफर्ट के अंदर थोड़े से टाइम के अंदर 5 से 6 ऐसे जो है वो इजीली प्रिपेयर कर। नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। देखें जी, हम आपको 15 थीम्स बता चुके हैं, उनके अंदर ऐसे भी बता चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 जो है वो हमारा अवेलेबल है जो कि थीम से रिलेटेड है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इन थीम्स को जो है वो आपने बार बार पढ़ना है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इसको क्रैम नहीं करना, क्रैम करने की कोशिश हरगिज ना करें, बल्कि आप इसको बार बार पढ़ें। ऐसे की क्राफ्टिंग सीखें, लिखना सीखें इसको कि लिखना कैसा होता है। अगर आपको ऐसे की क्राफ्टिंग आ गई है तो आपको कहीं से भी ऐसे पूछ लिया जाए, नॉलेज आपके पास होता ही है, ठीक है। तो आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप ऐसे की क्राफ्टिंग सीखें, बजाय इसके कि आप जो है वो कोई बना बनाया ऐसे ढूंढे और उसको रट्टा लगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों की तरफ से हमें जो है वो ये कहा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया कि सर हम जब लिखने बैठते हैं तो माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, आइडियाज जो है वो जनरेट नहीं हो रहे होते। बच्चों, इसकी वजह है, देखिए, आपका जो ब्रेन है वो इसके लिए ट्रेंड ही नहीं है। आप जो है वो आजकल हम क्या कर रहे हैं, आजकल हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है। मोबाइल के अंदर जो है वो स्ट्रीक्स बना रहे हैं, मोबाइल के अंदर वीडियोस बना रहे हैं, अपनी घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो ज्यादातर टाइम है वो नेटफ्लिक्स पे गुजरता है, सोशल मीडिया पे गुजरता है। तो हम जो है वो इंग्लिश ऐसे के साथ यूज टू नहीं है, हमारी दोस्ती नहीं है पढ़ाई लिखाई के साथ। तो सबसे पहले जो है वो ये करें कि अपनी रूटीन जो है उसको बेहतर करें, ठीक है। अपनी रूटीन बनाएं, डेली बेस पे एक ऐसे लिखें, डेली बेस पे एक ऐसे लिखें। और ये एक पूरे थॉट प्रोसेस के बाद एक ऐसे बनना चाहिए। आप ये ना सोचें कि मैंने एक ऐसे लिखना है और जान छुड़ानी है, बल्कि एक अच्छा मास्टरपीस बनाने की कोशिश करें। अपने टाइम कॉन्स्ट्रेंट का भी ख्याल रखें और कोशिश करें कि जो मेरा पिछला ऐसे है उससे इस ऐसे को मैंने इम्प्रूव करना है। और फिर देखेंगे भी कि क्या ये जो इम्प्रूवमेंट्स मैंने सोची थी क्या वो मैं कर पाया हूँ या नहीं कर पाया, और उसकी बेस पे जो है वो फ्यूचर का जो भी आपका लाहेअमल है उसको तय करें। तो अगर जो बच्चे जो है वो ये जो डायलेमा फेस कर रहे हैं कि हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और कुछ समझ नहीं आता, तो इसमें देखें जी, परेशान होने की बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, इट इज वेरी कॉमन, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये इशू होता है। तो जब आप 2 4 5 दफा जो है वो बैठेंगे, अपनी इसके ऊपर जो है वो अपना इसके ऊपर सोचेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उसका उसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि आपके माइंड में जो है वो खुद ब खुद आइडियाज आना चाहिए। ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि हर वक्त काम कर रहा होता है, हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। अगर हम फ्री भी बैठे हैं तो हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, हमारा माइंड हर वक्त कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहा होता है। तो जब आप उसको प्रोसेस करने के लिए जो है वो एक आइडिया देंगे, एक टॉपिक देंगे, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर वो सोचना शुरू कर देगा, उस पर प्रोसेस करना शुरू कर देगा और उसका कोई ना कोई आउटपुट जरूर आपके सामने आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो कमीशन की तैयारी है, ये चाहे वो सीएसएस है, चाहे वो पीएमएस है, चाहे वो वन पेपर एग्जाम है, तो बच्चों ये जस्ट जो है वो तैयारी नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ स्टाइल है। जब तक आप उसको अपना ओढ़ना बिछोना नहीं बनाएंगे, जब तक आप उसके उसके बारे में हर वक्त सोचेंगे नहीं, ठीक है, चलते फिरते जो है वो आपके माइंड में जो है वो आपका आपका गोल नहीं होगा, तब तक जो चीजें हैं वो आपके लिए मुश्किल रहेंगी। तो अगर आप जो है वो अपनी सोच को जो है वो कंसंट्रेट करके एक जगह पे ले आते हैं, और वो जगह जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, ठीक है। जब माइंड आपका जो है वो एक ही जगह पे फोकस करता है, ठीक है, जब आपकी तमाम एफर्ट्स जो है वो एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाती है, तो वहां पर जो है वो आपके काम के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो उनके आंसर मिल गए होंगे। कल एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। हमें अपना फीडबैक जरूर बताइएगा, और जो बच्चे जो है वो हमारा सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं इंग्लिश ऐसे का या जीके का सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो इस नंबर पे एडमिन से रब्ता कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।